मौजूद, हमसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैद आमिर साहब। कल जब वॉयलेशन हुई हमारी फिजाई हुदूद की, तो उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से क्विक रिस्पॉन्स नहीं किया गया। पूरी कौम ने एक्सपेक्ट किया कि अब तो जहाज मार गिराने चाहिए थे, लेकिन आज जब सुबह हुई, लोगों ने अपनी आंखें खोली तो इतनी बड़ी खबर मिली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, जो कि पता नहीं कितने MM आलम्स पर मुश्तमिल है, 2 भारतीय जहाजों को मार गिराया है। इस बड़ी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए हसन, ये जो इस वक्त ये जो एयरफोर्स की एंगेजमेंट की है और दुश्मन की फजाइया के तैयारे मार कर गिराए हैं, जंग की अर्ली स्टेजेस में ये एक बहुत मोरल बूस्टिंग और साइकोलॉजिकली डोमिनेटिंग एक एस्पेक्ट होता है। MM आलम साहब ने भी 7 से जंग 6 सितंबर को शुरू हुई थी, 7 सितंबर को दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए जो दाखिल हुए थे। उसके बाद पूरी जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स को एयर सुपीरियोरिटी हासिल हो गई। इसी तरह आज भी यही हुआ है कि एयर सुपीरियोरिटी पाकिस्तान एयरफोर्स को हासिल हो गई है। दुश्मन के तैयारे अब लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक भी नहीं आ रहे हैं, जो उससे पहले पिछले 15 दिन से हमको धमकियां देने के लिए करीब आते थे और निकल जाते थे और फिर दाखिल भी हो गए। तो इस वक्त ये ऐसी स्टेज है कि हम चाहें तो आगे बढ़कर इनको गिरा सकते हैं, मार सकते हैं। वो डिमोरलाइज्ड है, उनका नुकसान हुआ है, उनका पायलट हमने पकड़ लिए है, पूरी दुनिया में उनका मजाक बन गया है। वो जो सर्जिकल स्ट्राइक का तमाशा आप देख रहे थे 2 रोज पहले तक, ये भौंक रहे थे पूरी दुनिया में, अब बिल्कुल मौत जैसी, खबरिस्तान जैसी खामोशी, अमन की बातें भी कर रहे हैं सर। और लेकिन ये बात समझने की है, देखो कि आज जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की और कहा कि हम मुज़ाकरात पे आइए और हमें सबूत दीजिए, पुलवामा के हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, सच्ची बात है ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगले इंडिया ने आगे से जलील कर दिया है। यानी पूरे इंडियन मीडिया की हेडलाइन है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहा है अमन की। बात यह है कि जब दुश्मन कमीना हो, जलील हो, अभी तक इसका तकब्बुर ना टूटा हो, उस वक्त आप अमन की बात नहीं करते। आपको पहले उसके दांत तसल्ली से तोड़ने होते, और फिर जब दुश्मन ने पंगा ले ही लिया है, आपने उसको मार के गिरा ही लिया है, आप पास इस वक्त सुपीरियोरिटी है, तो कम से कम जो कश्मीर में होने वाले मजालिम हैं उनको तो बंद करवाएं पहले, इससे पहले कि आप अमन की बात करें। आप प्री कंडीशंस लगाए ना। जेलों में 20-20 साल से कश्मीरी आसियान द्रावी हैं, उनके शौहर हैं, इस तरह के 20 कश्मीरी हैं जो 20-30 साल से जेल में बंद हैं। पहले इनको रिहा तो करवाएं। पहले इंडिया से कहें कि प्री कंडीशन जंग अमन की है कि पहले इनको रिहा करो। प्री कंडीशन है कि तुम कर्फ्यू और जुल्म सितम जो तुमने बाजार पर गर्म किया हुआ उसको खत्म। जैद साहब, आपने जो पॉइंट उठाया है, ये पॉइंट मेरे जहन में भी बार बार आ रहा था, क्योंकि खास तौर पर जब भी इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये गुफ्तगू की, उसमें ऐसा लगा कि बस बड़ी मजबूरी के साथ ये कार्रवाई करनी पड़ी। डेफिनेटली कार्रवाई जरूरी थी, ये डोज जरूरी थी। DGI-SPR की तरफ से भी ये लफ्ज बल्कि इस्तेमाल किया गया कि हमें मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ी, हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। यहां तक तो बात ठीक है कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग शुरू होगी तो इसका खात्मा कैसे होगा इसका किसी को मालूम नहीं। लेकिन आज की इस कार्रवाई के नतीजे के क्विक जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या एक तकरीर होती है, दोनों मतलब ISPR की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी शायद चंद लफ्जों की तब्दीली होगी, लेकिन मौक़िफ़ एक ही होता है। देखिए, आप जब इंडिया की साइकोलॉजी को भी समझिए कि वो भी एक हाई इंटेंसिटी बड़ी जंग नहीं चाहते, और वो भी इन्होंने कश्मीर में इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक अपने ख्याल में करने की कोशिश की थी कि जंग वहां लोकली महदूद रहेगी, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपने भी रिस्पॉन्ड किया है तो आपने कश्मीर में किया। लिहाजा जरूरी नहीं है कि अगर आपने इस वक्त कश्मीर में एक दूसरे के दांत तोड़े, कुछ जहाज गिराए, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल का सेटअप चेंज किया तो वो एटमी जंग हो जाएगी। नहीं होगी एटमी जंग, ना वो चाहते हैं ना आप चाहते हैं। ये थ्रेशोल्ड कश्मीर के अंदर 50-60 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई एटमी जंग नहीं हुई है। तो बात यही है कि दुश्मन की वीकनेस को समझिए। वो जंग नहीं कर सकता, हाई इंटेंसिटी जंग आपके साथ, ना उसकी तैयारी है ना उसकी कैपेसिटी है, और आप डिप्लॉयड और तैयार हैं, बैटल हार्डन्ड आर्मी है, दुश्मन को पता है। और फिर इस वक्त आपको मॉरल सुपीरियोरिटी है, साइकोलॉजिकल सुपीरियोरिटी। इस कैफियत में कम से कम कुछ आप मसलन आपने इनके पायलट पकड़ लिए, खैर सगाली के जज्बे के तौर पर इन पायलट को रिहा नहीं करते कहीं हम गलती। ये हो जाने मुझे लग रहा है सर। हमारा कर्नल हबीब इन्होंने नेपाल से अगवा किया हुआ, और आज तक बातचीत नहीं हुए। कर्नल हबीब हमें पता है कि दिल्ली में रॉ के पास है, उनको तो छुड़वाए ना इसके बदले। और आसिया अंद्राबी हैं, उनके शौहर हैं, दर्जनों कश्मीरी लीडरशिप है। इस इंडियन पायलट को आप कलभूषण की तरह आपके पास रखें, जल्दबाजी ना करें। इंडियंस ने खुद आके दिया है आपको, ये कोई प्यार करने नहीं आया था।
हमारे बच्चे मारने आया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिहाजा कोई रहम करने की जरूरत नहीं है कि खैर सगाली के वो हमारा इंडिया हमारा पानी बंद कर रहा है। आप निगोशिएट ऑन द पोजीशन ऑफ हाई अथॉरिटी, आप इंडिया से बात करें, पहले ठोके ठीक से, उस लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस चेंज कर दें, 100-200 किलोमीटर के इलाके पे कब्जा कर लें कश्मीर के अंदर, लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, बॉर्डर। मुझे एक बात बताइए, देखें ज़ियाद हामिद साहब, जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सेंटिमेंट्स आम पाकिस्तानियों के भी हैं, लेकिन जिस तरह आज इमरान खान साहब ने तकरीर की, जिस तरह आज DGIS प्याज साहब ने भी तकरीर की, उसमें आपने जज्बा खैर ज़गाली का जो जिक्र किया है, उसके वो कहते हैं कि कुछ किसी हद तक जैसे कहते हैं महसूस की जा सकती है आइंदा आने वाले दिनों में ये स्ट्रेटेजी भी, लेकिन इसे क्या हम एक डिप्लोमेटिक चाल कहें कि भाई दुनिया को हम ये बता रहे हैं कि भाई देखो हम तो मजबूरी के साथ, हम तो अमन चाहते हैं, हम मारना भी नहीं चाहते, लेकिन जब घुस गए हैं तो मारना जरूरी था, तो मारना पड़ा। की बात बराबरी पे या बरतरी पे होती है ना, जिल्लत और रसवाई पे तो अमन की बात नहीं होती। आपने अमन की बात की, उसने कहा कि आप भीख मांग रहे हैं, कुछ तो शर्म करें यार, हम भीख तो नहीं मांग रहे अमन की, लेकिन हमारा एटीट्यूड फिर इस तरीके से क्यों है कि हम लेटे चले जा रहे हैं जमीन पे। ये तक हमने कह दिया उनके साथ कि जी आप हमें सबूत दें तो हम पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मानते क्यों, हमें पता नहीं है फॉल्स फ्लैग है वो तो पहले दिन से पाकिस्तान की लेकिन क्या ये साबित अब नहीं हो चुका कि ड्रामा मचाया था इंडिया में? जब साबित हो चुका है तो कॉन्फिडेंस से रियासत पाकिस्तान इसको ऑन क्यों नहीं करती कि ड्रामा तुमने खुद किया है, झूठा इल्जाम मत लगाओ उन पे। ये क्यों कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें सबूत दें। लेकिन क्या ये बड़ी डेवलपमेंट नहीं है? क्योंकि इससे पहले तो हम हमेशा यही बात करते आए हैं कि हमारी हुकूमतों की तो जबानें गंग हो जाती हैं भारत के बात करते हुए भी। इस मरतबा तो हमने प्रैक्टिकली 2 जहाज मार गिराए हैं, उसके बावजूद ज़ैद साहब आप मुतमईन नहीं हो रहे। हमने इस दफा जो किया है पिछली हुकूमतों से बहुत बेहतर किया है, कोई शुबा नहीं। लेकिन हम जब दुश्मन गलती कर ही बैठा है तो हम उससे कहीं ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसको यहां ना रोक देना, फिर कम से कम कश्मीर में जुल्म तो बंद कराएं, कश्मीरी कैदियों को तो छुड़वाएं, कर्नल हबीब को तो छुड़वाएं। इसके बाद इनके खैर सगाली के जज्बे के तौर पर इनके पायलट छोड़िएगा, उससे पहले छोड़े तो हम बड़ा ट्रम्प कार्ड अपने हाथ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल DGISPR आसिफ गफूर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात की कि हमें 70 साल हो गए आपको पढ़ते हुए, आपको समझते हुए, आप पर स्ट्रेटजीज बनाते हुए, तो हमें आपका बहुत अच्छे से अंदाजा है। आपको लगता है कि हमें अंदाजा है या ये डोज काफी है, या इस डोज के बाद इस तरह की बात काफी थी, या इस तरह की बात होनी चाहिए थी? देखिए, मैं यही बात बार बार कह रहा हूं ना कि जब हमें अच्छी तरह अंदाजा है कि हमारा दुश्मन कितना कमीना है, और जब भी ये मार खाता है तो राम राम करने लगता है, और जब आप इस पर रहम करते हैं तो फिर खंजर मारता है, तो एक दफा हाथ तोड़ क्यों नहीं देते उसके तसल्ली, दांत निकाल दे। ठीक, सारा आर्गुमेंट मेरा यही है कि बार बार इतनी अमन की बात करने की जरूरत क्या है जब तक आपने उसके दांत नहीं चले। क्या हिकमत हो सकती है इसके पीछे? मैंने कहा ना कि ये इंटरनेशनल प्रेशर भी है, कुछ अपने लोग भी हैं, कुछ अपने नादान है, अपनों की सादगी या नादानी है, जंग हो जाएगी। अरे बाबा, जंग तो होनी है उनके साथ, जंग तो हो रही है, 1 लाख बंदा आप शहीद करवा चुके हैं, और कितना जंग से खौफ खाएंगे आप? वो चीज जो कल होनी है वो आज ही कर बैठो। और फिर हम ये कब कह रहे हैं, हम जो दुश्मन की कमजोरी भी समझे ना, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाएगी नहीं बात अगर आप उसको सिर्फ कश्मीर में लिमिटेड रखेंगे। बिल्कुल सही। तो कीप इट, जस्ट डू इट। कम से कम कश्मीरियों के लिए तो आसानी और आफियत कर दे। कर्नल हबीब जो बेचारे हमारे गिरफ्तार है, जिनका कोई पूछ नहीं रहा, उनको तो रिहा करवा ले। जब दुश्मन नीचे गिरा ही लिया आपने तो उसको उठने खड़ा होना क्यों दे रहे? अच्छा, अभी आप मुझे आज भी याद है कि आपने ये कहा था जब मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उसके बाद वो भारतीय दौरे पर गए थे, तो उस वक्त मुझे आपके अल्फाज याद आ रहे हैं और मैं कोट अनकोट उन्हीं अल्फाजों को दोहराऊंगा। आपने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे ही भारत से वापस सऊदीया जाएंगे, भारत एडवेंचर करेगा, और वही हुआ। मैंने कहा ना, हम जिस तरह DGISPR ने कहा है, हम इस दुश्मन को सदियों से स्टडी कर रहे हैं, 70 साल से ही नहीं कर रहे ना, हमने 1000 साल इन पे हुकूमत की है, फिर हमने इनका अंग्रेजों का दौर भी देखा, फिर पाकिस्तान बनने के बाद का दौर भी देखा, ईस्ट पाकिस्तान भी देखा, और पाकिस्तान बनते हुए इनकी कमीनगी भी देखी है कि जब इन्होंने 50 लाख हमारे शहीद किए। अपने कमीने दुश्मन को हम जानते हैं, इसलिए इतनी सख्ती करते हैं इनके ऊपर। अच्छा, ये कमीना अब करेगा क्या? हमने तो अमन की बात की है। इस वक्त राम राम करेगा, आपसे माफी मांगेगा, आपसे कहेगा जी सब कुछ खत्म कर दे, मामला न्यूट्रल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद TTP को, PLA को, NCM को, PTM को
سب کو دوبارہ بھیجے گا کشمیر پہ, دوبارہ ظلم شروع کرے گا, اور دوبارہ تیاری کر کے 6 مہینے بعد پھر حملہ تو ہوگا. ہمارے تھنک ٹینکس نہیں جانتے ان سر اس باتوں کو؟ آپ کا تھنک ٹینک ہی تو بتا رہا ہے آپ کو یہ سب کچھ. نہیں سر, وہ تو مجھے پتا ہے, لیکن میں آپ بھی سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے, یہ میں بذات خود ایک فرد تو نہیں ہوں نا, میں بھی ایک ادارہ, ایک تھنک ٹینک, اور یہ سارا تجزیہ یہی ادارہ ہی پاکستان کی جتنی ملٹری ڈاکٹرن اس وقت ہے وہ براس ٹیکس کے تجزیے پر بنی ہوئی. بالکل صحیح. 4th جنریشن وار ہو یا 5th جنریشن وار ہو یا کولڈ سٹارٹ ہو یا ایف پیک ہو یا اربن وار ہو یا خوارج کے خلاف جنگ ہو, یہ سب کچھ براس ٹیکس کا ہی بنایا ہوا ہے نا. ہم ہی بتا رہے ہیں کیسے ہوگا. تو آپ کے ذریعے یہ آواز بڑوں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ کی آواز بڑی اسٹرانگلی پہنچتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آپ صرف پاکستان تک نہیں بلکہ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ انٹرنیشنل جہاں جہاں پوری دنیا میں تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. اچھا, آج عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک اور بڑا کام ہوا جو کہ میرے لیے تو بہت خوشی کی باعث بات تھی. وہ یہ تھا کہ انڈین کنٹینٹ کو انہوں نے بند کر دیا, کہ جو انڈین ایکٹر ایکٹریسز ایون جو کمرشلز میں آ رہے ہیں وہ چینلز نہیں دکھا سکتے, اس کے علاوہ فلموں کو بند کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آج کی کارروائی فضائی طیارے گرانے سے لے کر یہاں تک ہائبرڈ وارفیئر تک, یہ لانگ ٹرم ہے یا پھر اس میں فی الحال جیسے حالات بہتر ہوں گے اس کے بعد سب گڈی گڈی ہو جائے گا؟ لانگ ٹرم ہونا چاہیے, کیونکہ یہی فواد چودھری سے جو کہتے تھے کہ انڈین فلمیں نہ دکھائیں تو اور کیا کریں. اب انہیں انفارمیشن منسٹر نے بند کیا ہے نا. لیکن اب بات صرف فلمیں بند کر, فلموں کے ذریعے آپ اربوں روپیہ انڈیا کو بھیجتے تھے ہر سال, پھر اربوں روپے کا ٹریڈ اب انڈیا سے افغانستان آپ بھیجتے تھے, اس کو بھی روکا ہے آپ نے. آپ کو انڈیا, انہوں نے ٹماٹر آپ کے روکے ہیں نا, آپ نے ان کی فلمیں بند کر دی, ان کی اوور فلائٹس بند کر دیں, ان کے جہاز مت جانے دیں اپنے اوپر. وہ ایک دفعہ 2002 میں جب یہ ہوا تھا, جب ہائی اسکلیشن ہوئی تھی, مشرف نے اس دور میں وہ انڈیا کے اپنے اوپر سے جہاز بند کر دیے تھے, بڑا عرصہ بند رہے, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا انڈین ایئر لائنس کو. اور ایک دن بیٹھے بٹھائے بغیر کچھ لیے مشرف نے کھول دیے کہ اچھا بھائی اب آپ اوپر سے چلے جائیں, اس کے بدلے کچھ تو لیتے یار. تو کیوں نہیں لیتے سر؟ ہم یہ بتائیں نا مجھے, ہم لیتے کیوں نہیں ہیں جبکہ ہماری پوزیشن میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ ہے یہ, کہ ہم 65 کی جنگ کو تاشقند میں ہار کے آ جاتے ہیں. ہم ہر جگہ ہماری تاریخ ہے یہ, جتنا ملٹری انیشیٹو ہم لیتے ہیں, جتنا ہم ڈومیننٹ ہائی گراؤنڈ میدان جنگ میں اپنی فوج کی قربانیوں کی وجہ سے لیتے ہیں, اس کو ہم سیاست میں ڈپلومیسی میں ہار کے آ جاتے ہیں. ہماری تاریخ. لیکن آج تو سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ, یا ایک پیج پہ ہو یا نہ ہو, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ واقعات آج کل پاکستان میں ہو رہے ہیں, جو دشمن کے ساتھ ہماری جھڑپ اور جنگیں چل رہی ہیں, پاک فوج کی قربانی کو صحیح معنوں میں حق حلال کرتے ہیں یا ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ کافی ایک چینج ہے, کہ اس سے پہلے کمپیریٹیولی گورنمنٹس بات نہیں کرتی تھی, اس مرتبہ پریکٹیکلی انہوں نے جہاز مار گرائے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوتی تھی, اس مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تمام اپوزیشن جماعتیں تھوک بجا کے جواب دے رہی ہیں بھارت کو. یہ چینجنگ کیسی زبردست ہے؟ یہ منافق ہے سر, پوری قوم کا مزاج اور موڈ اس طرح کا بنا ہوا ہے, لہٰذا یہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے. ان کو اختیار اور طاقت نہیں ملی تھی. قوم کا موڈ اور مزاج تو ہمیں